Good morning, student. In this video, we start our next sources of business finance is trade credit. In previous video, we study about public deposit. Public deposit का मीनिंग होता है कंपनी जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है जिससे कि वो अपने बिजनेस का फंड इकट्ठा करती है. नाउ वी स्टार्ट ट्रेड क्रेडिट. टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट परचेज इज़ कॉल्ड द ट्रेड क्रेडिट. कौन सी फैसिलिटी? क्रेडिट परचेस करने की जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वो हमारी कहलाती है ट्रेड क्रेडिट. तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रेडिट की फैसिलिटी देते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द बायर गुडविल एंड प्रीवियस ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस सेलर प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट परचेज टू बायर. जो बायर है उसकी गुडविल पर उसके प्रीवियस ट्रांजेक्शन से एक्सपीरियंस होता है कि जो सामने वाला ट्रेडर है वो टाइम पर वापस से रीपेमेंट कर देता है. तो ये जो गुडविल होती है, ये जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पर एक सेलर परचेजर्स को क्रेडिट परचेज की फैसिलिटी देता है. द क्रेडिट परचेजिंग इज जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो क्रेडिट परचेस होता है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है क्योंकि इसमें कोई लॉन्ग टर्म यानी 1 ईयर to 5 ईयर या 5 to 10 ईयर की क्रेडिट नहीं मिलती है. ये जो सेलर बायर्स को क्रेडिट परचेस की फैसिलिटी देता है ये 3 मंथ to 6 मंथ होती है. इन दिस द मटेरियल इज परचेस्ड एंड इट्स यूज इज मेड वेरी फास्ट बट द पेमेंट इज़ मेड आफ्टर सम टाइम्स. जैसे रॉ मटेरियल एक बिजनेसमैन रॉ मटेरियल परचेस करके लाता है तो रॉ मटेरियल वो क्रेडिट पर परचेस करके लाता है और उसको तुरंत क्या करता है अपनी फैक्ट्री में यूज़ करके फिनिश गुड्स बना लेता है, बट उसका पेमेंट कुछ समय बाद करता है. प्रैक्टिकली फॉर द बायर्स द कैश परचेजिंग ऑफ ऑल द कमोडिटीज़ इज़ नॉट पॉसिबल. हर बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो सारी कमोडिटीज़ का कैश परचेस कर सके. एज अ बायर परचेसेस द मटेरियल ऑन क्रेडिट इन द सेम वे इन द फॉर्म ऑफ अ सेलर ही इज़ ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑन क्रेडिट परचेसिंग फॉर बिजनेस क्रेडिट टू द परचेजर. पूरी एक चेन चलती रहती है. एक सेलर दूसरे परचेजर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देता है, दूसरा जो परचेज़र है वो फिर गुड्स को फिनिश करके सेलर बन जाता है, फिर वो अपने कस्टमर को क्रेडिट परचेस की फैसिलिटी देता है. तो इस तरीके से पूरे मार्केट में ट्रेड क्रेडिट चलती रहती है. दस इस सर्कल इज़ कंटिन्यूइंग द बिजनेस. और इसी सर्कल से फिर बिजनेस कंटिन्यू होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट. फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ द सेलर डज नॉट स्टॉप. जो सेलर का प्रोडक्शन है वो स्टॉप नहीं होता है उसको, क्योंकि रॉ मटेरियल मिलता रहता है जिसके बेसिस पर वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करता रहता है. सेलिंग ऑफ द सेलर इज़ ऑल्सो कंटिन्यू. और सेलर की सेलिंग भी कंटिन्यू चलती रहती है. स्टेबिलिटी अपीयर इन द रिलेशन ऑफ बायर एंड सेलर. बायर और सेलर के बीच में रिलेशन स्टेबल रहते हैं क्योंकि दोनों में आपस में चलता रहता है कि एक रोटेशन चलता रहता है. गुड्स मिलता जाता है, फिर पेमेंट कर देते हैं, फिर गुड्स मिल जाता है, तो बिज़नेस का रोटेशन चलता रहता है. फोर्थ, one has to make no approaches to their businesses institution for finance. बिजनेस इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस के लिए किसी और इंस्टीट्यूशन के पास अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं होती है. उनकी जो वर्किंग कैपिटल की नीड है वो आपस में पूरी हो जाती है. देयर इज़ इंक्रीज इन द गुडविल ऑफ बोथ बायर एंड सेलर. इससे बायर और सेलर दोनों की गुडविल इंक्रीज होती है. नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल. ये हमारा IMP है. ये आपको पूरा ट्रेड क्रेडिट को विथ कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार करना है. डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल. डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल एज इम्पॉर्टेंट. जो आप लोग अकाउंट में भी आपका एक चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पर जो बायर और सेलर होता है इनके बीच में एक बिल लिखा जाता है. बिल का मीनिंग होता है एक स्टाम्प लगा हुआ कागज़ का डॉक्यूमेंट होता है जिस पर कि जो परचेज़र होता है वो अपनी एक्सेप्टेंस देता है कि मैं इतने समय बाद इतना पेमेंट कर दूँगा. तो दैट इज़ द बिल ऑफ एक्सचेंज.
और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है इसको एक सेलर अपनी बैंक से डिस्काउंटेड करा कर भी फंड इकट्ठा कर सकता है. डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक्स. बैंक आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. This facility is being given by banks without any parallel collateral, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, बगैर सिक्योरिटी के उनको मनी मिल जाती है. He discount the bill at any bank to get money, और इस बिल को एक बिजनेसमैन कहीं से भी डिस्काउंटेड करा करके फंड इकट्ठा कर सकता है. From the date of discounting of a bill, the due date payment of the bill, bank minus the interest and remaining amount is given to the bearer of the bill. Bearer of bill का मीनिंग होता है जिसके पास ये बिल होता है, बैंक उसको एक बिल एक टाइम पीरियड के लिए लिखा जाता है, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ. और जो बेरियर होता है वो मैच्योरिटी डेट से पहले पैसा ले सकता है. तो जितने समय पहले बैंक पैसा दे रही है उतने टाइम पीरियड का बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर देती है या डिस्काउंट कट करके बेरियर को पेमेंट कर देती है. तो बेरियर यानी कोई बिजनेसमैन होता है जिसने किसी को कुछ क्रेडिट सेल्स किए और क्रेडिट सेल्स के बदले उसको बिल मिला है और उसको इसका पेमेंट कुछ टाइम बाद मिलना है. तो अगर उसको मनी की नीड है तो वो अपने बैंक से इसको ऑन इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंटेड करवा सकता है. The bank get the payment of the amount of the bill from the acceptor, और बैंक एक्सेप्टर से फिर बिल का पेमेंट ले लेती. There is no effect on the acceptor for paying the amount of bill on discount by bank to bearer before the due date. और इससे जो पेमेंट करने वाली पार्टी है, एक्सेप्टर है, उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है. उसको तो अपनी मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट करना होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल. Following are the characteristics of a bill. Bearer of the bill gets the money on need. जो बेरियर होता है, बेरियर यानी जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, तो वो जो बेरियर होता है जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट है उसको मनी की नीड हो तो उसको बिल का पैसा मिलता है. इनकम इज़ रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग अ बिल. डिस्काउंटिंग अ बिल के रूप में वो इनकम भी रिसीव कर सकता है. थर्ड, गुडविल ऑफ बोथ ड्रावर एंड एक्सेप्टर इंक्रीज. इससे ड्रावर और एक्सेप्टर दोनों की गुडविल इंक्रीज होती है. फोर्थ, बेरियर गेट्स इमीडिएट अमाउंट ऑन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. और बेरियर को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अमाउंट मिल जाती है. तो ये आपको लर्न करना है विथ कैरेक्टरिस्टिक्स. अनदर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. IMPA, Global Depository Receipt, is an negotiable instrument which is used by an Indian company to get capital from foreign. अगर इंडियन कंपनी को फॉरेन से कैपिटल लेना है तो वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का यूज़ करती है. GDRs आर इशूड इन US डॉलर्स. ये US डॉलर्स में इशू होते. GDRs is the short name of Global Depository Receipt. GDR is a kind of certificate which is issued by foreign depository bank out of the India. जो इंडिया से बाहर की जो फॉरेन डिपॉजिटरी है वो बैंक इसको इशू करती है. GDRs is enlisted and its trading is made in foreign शेयर मार्केट. ये इनलिस्टेड होते हैं. इनलिस्टेड का मीनिंग होता है कि इनको फॉरेन के एक्सचेंज मार्केट में, शेयर मार्केट में, जैसे हमारे इंडिया का शेयर मार्केट होता है इससे फॉरेन के भी शेयर मार्केट होते हैं. तो ये शेयर मार्केट में इनलिस्टेड होते हैं. आफ्टर द परमिशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री. अगर किसी कंपनी को इनसे फंड इकट्ठा करना है तो उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ती है. As Indian company can issue there in the name of international bank. The bank is known as depository, GDRs, और उनको हम as a depository यूज़ करते हैं. Depositors do not have the right to vote. First of all,
Reliance Industries of India entered in the international capital market in 1992 and sold GDRs of $150 करोड़। जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसने कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में इंटर किया था 1992 में, और इन्होंने अपने $150 करोड़ के GDRs सेल किए थे। GDRs इज़ अ काइंड ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग जिसके हाथों में होते, जो बैरियर होता है वो इनका ऑनर होता है। शेयर प्रॉफिट इज़ गिवन ऑफ GDRs इन गवर्नमेंट in rupees, so there is no impact of fluctuation on foreign exchange. GDRs holder can change it in the Indian shares at any times, और कभी भी जो GDRs होल्डर होते हैं वो इसको इंडियन रुपीज़ में चेंज करवा सकते हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स ऑफ GDRs। जो GDRs होते हैं एक तरीके से फॉरेन के शेयर मार्केट में ख़रीदने बेचने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं निगोशिएबल, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GDRs। फर्स्ट, डिविडेंड ऑफ GDRs इज़ जस्ट लाइक शेयर। शेयर के जैसा ही डिविडेंड मिलता है इनको। सेकंड, बेरियर। सेकंड, बेरियर ऑफ GDRs डज नॉट हैव राइट टू वोट इन द कंपनी। जैसे शेयर होल्डर को कंपनी में वोटिंग राइट होता है, ऐसे GDRs को वोटिंग राइट नहीं होता है। GDRs इज़ डिनोमिनेटेड एज US डॉलर्स। इनको डॉलर्स में डिनोमिनेट किया जाता है। इनकी जो वैल्यू का मेजरमेंट होता है वो US डॉलर्स में होता है। फोर्थ, GDRs आर ट्रांसफेरेबल, यानी इनका हम किसी को भी परचेज और सेल्स कर सकते हैं आपस में। फिफ्थ, बेरियर ऑफ GDRs इज़ अ पार्टनर इन द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट में पार्टनर होते। कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उसका एक पार्ट इनको रिसीव होता है। सिक्स, GDRs कैन बी इन लिस्टेड इन एनी अमेरिकन और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। हम इनको किसी भी अमेरिकन और यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज में इन लिस्टेड करवा सकते हैं। डिविडेंड ऑफ GDRs इज़ पेड इन इंडियन करेंसी, और जो डिविडेंड मिलेगा वो इंडियन करेंसी में मिलेगा। बेरियर ऑफ GDRs कैन कैंसल हिज GDRs। जो GDRs के बेरियर होते हैं, जिनके हाथों में GDRs होते हैं, वो उसको कैंसिल कर सकते हैं अपने GDRs को। इशूज़ ऑफ GDRs इंक्रीज इन द गुडविल ऑफ द कंपनी। जो कंपनी GDRs इशू कर सकती है, जैसे हमने रिलायंस को देखा तो रिलायंस की जो वैल्यू है वो गुडविल है वो इंक्रीज़ होती है। GDRs प्रोवाइड द फॉरेन कैपिटल, और GDR से हमको फॉरेन कैपिटल मिलती है। तो ये हमारे टॉपिक कवर हो गए। अब इसमें जो हमको आगे के टॉपिक है वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सोर्सेस हमारे इकट्ठे हो गए हैं, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि हमने जैसे शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंशियल डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, GDRs, ट्रेड क्रेडिट। तो अगर कोई एक बिजनेस है उसको फैक्टर कौन से इफ़ेक्ट करते हैं जब उसको फ़ंड इकट्ठा करना है, कि वो शेयर इशू करके फ़ंड इकट्ठा करे, वो डिबेंचर इशू करे, वो बैंक से लोन ले, GDR से ले, पब्लिक डिपॉजिट से कंपनी इकट्ठा करे, तो कौन सा डिपेंड करता है उनको फैक्टर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर IMP और लास्ट है, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड। Any means of finance is not beyond the boundaries. Hence, the sources of finance cannot be called be best. हम किसी को भी बेस्ट नहीं कर सकते कि शेयर इशू करना बेस्ट है या डिबेंचर इशू करना बेस्ट है। The businessman should choose the source of finance, keeping the mind in the need of the business. अपने बिजनेस की नीड को ध्यान में रख के उसको सोर्सेस को सिलेक्ट करना चाहिए। The following elements influence the selection of the sources of the business finance. First, cost. Attention to the cost of acquiring and using the amount is to be noted. हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको कितनी कॉस्ट लग रही है उस सोर्स को एक्वायर करने में और हमको कितनी अमाउंट की नीड है। तो हमको कॉस्ट पर ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे शेयर इशू करने पर हमको इतनी कॉस्ट लग रही है, डिबेंचर इशू करने पर हमको इतनी कॉस्ट लग रही है। देन सेकंड पॉइंट इज़ फाइनेंस पावर। द फाइनेंस पोजीशन
of the business should be strong that can pay the principal amount and interest of the loan. हम जितना बोरोइंग फंड इकट्ठा कर रहे हैं तो उतनी बोरोइंग पर हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो दैट मीन्स एक बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी देखना चाहिए लोन लेने से पहले कि वो कितना पैसा रिटर्न कर सकती है. टर्म ऑफ द लोन की टर्म्स और कंडीशन क्या है? द सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड that is long term, medium term or short term. Risk should be kept in mind while determining the selection of sources of finance. Equity share capital possesses least amount of risk. Equity share से पैसा इकट्ठा करने में कंपनी को सबसे कम रिस्क होती है. Control. Equity share affect the control of the business, so considering the fact equity share should be selected accordingly. Tax benefit. Tax benefit should be taken into the consideration in the selection of the finance sources. जब हम फाइनेंशियल सोर्सेज का सिलेक्शन करते तो बहुत सारे सोर्सेस ऐसे होते हैं जिन पर कंपनी को कुछ डिडक्शन मिलती है, लोन पर डिडक्शन मिलती है. एक पार्टनरशिप फर्म को, सोल ट्रेडर को भी डिडक्शन मिलती है. तो वो डिडक्शन भी हमको ध्यान में रखना पड़ती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ध्यान में रखना पड़ती है. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ. In next video we start our next chapter, small businesses.